देखो, टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हमेशा जो है जनता डरती है, क्योंकि उसे देना पड़ता है। और सरकार एक टैक्स की जगह बहुत सारे टैक्स लगाती जाती है। आप सिर्फ टैक्स के नाम से डरते हो, जबकि सरकार आपकी एक टैक्स, दो टैक्स और बहुत सारे टैक्सेज लगाती जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो खर्चा या लायबिलिटी का सोर्स है, देना पड़ेगा आपको। ऐसे लगता है जैसे लोन ले रखा हो सरकार से। लेकिन सरकार के लिए तो अर्निंग का सोर्स है, इनकम का सोर्स है। तो सरकार जो है ऐसे टैक्सेस हमेशा से लगाती आ रही है। सरकार चाहे राजशाही तंत्र में रही हो, रूलर सिस्टम में, या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम में रही हो। जब राजा थे, सुल्तान थे, बादशाह थे, तब भी कर लगता था और आज भी कर लगता है। तो आज का जो कर यानी टैक्सेस लगता है, जिसी को हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ द इंडियन टैक्सेशन, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, कि भारतीय सरकार ने क्या क्या टैक्सेस लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का, और प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक जो भी देश में रहता है, उसे टैक्स देना होगा और देना चाहिए, क्योंकि इसी टैक्स के जरिए आपकी सरकार आपके देश का, आपके क्षेत्र का, आपके लोकतंत्र का, आपकी व्यवस्थाओं का, आपकी ज़रूरतों का हर अप्रोच करके आपको बेनिफिट देती है। सरकार वेलफेयर अप्रोच चलाती है, जिसमें परिवार कल्याण योजनाएं होती हैं, शहरी विकास होता है, ग्रामीण विकास होता है, शिक्षा विकास होता है, स्वास्थ्य विकास होता है, अनगिनत विकास होते हैं जिनको आप जानते भी हैं या फिर उससे कहीं ज़्यादा नहीं जानते हैं। फिर आप अपनी सरकारों को कोसते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं, आपको मालूम नहीं है कि और बाकी क्या क्या सुविधाएं सरकार देती है। 1947 से आज़ादी के बाद से लगातार हमारी सरकारों ने देश का विकास करने का काम किया है। अब आप ये बोलोगे भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा तब हुआ जब जनता ने भ्रष्टाचार शुरू किया। जनता ने भ्रष्ट तरीके से टैक्स की चोरी करना शुरू किया, तो सरकार ने जो टैक्स लगाए, समय समय पर बदलाव होता रहा। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के दौरान जो टैक्स लगाए गए हैं, मैंने आपसे बात करी थी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये क्या होते हैं? ये टैक्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल इनकम से रिलेटेड होते हैं, यानी पर्टिकुलर पर्सन की आय से संबंधित होते हैं। तो वो पर्टिकुलर पर्सन की ही जिम्मेदारी होती है सरकार को अपना टैक्स चुकाना, जिसे हम प्रत्यक्ष कर का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, उनमें आता है आपका, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे वैट या जीएसटी। ठीक है, वैट पहले चलता था, आज उसको बदल के जीएसटी कर दिया गया। ठीक है ना, आज उसको बदल के जीएसटी कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें टैक्स का आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और टैक्स का आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर राज्यों में ही सेल परचेज हो रही है तो, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, अनदर स्टेट में सेल परचेज की जा रही है पार्टियों द्वारा, तो वो आईजीएसटी के रूप में टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा।
टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्स में चला जाएगा। अब मैंने आप लोगों को लिखवाया था एग्जाम्पल कि डायरेक्ट टैक्स में और क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, ठीक है। अब जरा वर्ड बोलना क्या है। टैक्सेशन इंडिया डायरेक्ट में बोलो, पहला जल्दी बोलो। टैक्स। इनडायरेक्ट में साथ में लिखाओ, जल्दी बोलो, इधर बोलो, फिर इतना टाइम लगता। हाँ, इसमें वेल टैक्स तो डायरेक्ट में होगा ना। वेल टैक्स। अगला अगला कैपिटल गेन्स। इसी में अगला इनडायरेक्ट में बोलो। वैट हो गया, जीएसटी हो गया। सेकंड, जल्दी बैठ बेटा जल्दी। सेकंड सर्विस टैक्स। थर्ड, हाँ, ऑक्ट्राय टैक्स, OCTROI, यही है ना, ऑक्ट्राय टैक्स। फोर्थ, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं सही से इसको, ठीक है। फिफ्थ क्या है, एक्साइज। वो एक ही बात हो गई, हम इंडियन टैक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं STT। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है, सेंट्रल सेस, CST। नेक्स्ट, परचेज टैक्स। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं लगा दिशा का नंबर। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी व्यक्ति या संस्था के जरिए उसकी खुद की इनकम होती है और उस पर तय सीमा लगी होती है कि सरकार कहती है कि अगर आपकी इतनी इनकम है, उससे ऊपर अगर देते हो है और उससे इनकम है ऊपर, तो आपको टैक्स वो देना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स
गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स और कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स यानी कि आपकी कोई कंपनी है, उससे जो इनकम हुई है आपकी, उस पर टैक्स, वो कॉरपोरेट टैक्स हो गया। कैपिटल गेन्स भी इनकम ही है। सपोज करो आपने कोई एसेट्स बेच दिया, आपने कोई एसेट बेच दिया, उस पर इनकम ज़्यादा हो गई। आपने एसेट्स खरीदा 18 लाख का, कोई मशीनरी खरीदी अपनी फैक्ट्री में 18 लाख की, ठीक है, और उसको बेचा 25 लाख का, तो 6 लाख का जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से आपको पैसा आएगा। वो जो पैसा आएगा, ठीक है ना, वो कैपिटल गेन हुआ जो एसेट्स बेच कर मिला। ठीक है, तो उसका हिस्सा जब आपके अकाउंट में आएगा ऑनर के, तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। फिर आता है गिफ्ट टैक्स। किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया 5 लाख रुपया या 5 लाख रुपए की कोई इनकम की चीज, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी खुद की इनकम सोर्स है। इसी तरीके से वेल्थ टैक्स है। जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे जो अर्निंग हो रही है आपको, वो वेल्थ, आपकी वेल्थ बताती है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट कहती है। उसके बाद इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट आप इनकम कर रहे हो टोटल अपनी मेहनत से, अपने काम से, जैसे भी। ठीक है, ये क्या है, इनकम टैक्स है। ये सभी टैक्स ऐसे टैक्स हैं जो आप खुद किसी और के सर पे नहीं मर सकते, कोई और आपकी जगह टैक्स नहीं पे कर सकता, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। देखो, इनकम टैक्स एक्ट जब बना, इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में, यानी कि 1961 में टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में फॉर्म हो गया था। उसके अंतर्गत सारे नियम बनने लगे। अब जो नए नियम बनेंगे वो भी उसी के अंतर्गत बनेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े संशोधन होते रहेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। कैपिटल गेन्स में आपका वो भी इनकम आता है। सपोज करो आपने कहीं शेयर लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट में शेयर खरीद रखा है, उससे कोई इनकम हुई, ठीक है, वो भी आपकी इनकम है, कैपिटल गेन है, इंडिविजुअल आपने इनकम करी है। कहीं भी कोई पैसा लगा रखा है, सपोज करो, उससे कोई रिटर्न आ रहा है, तो कैपिटल गेन में ले लिया जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ, उससे जो पैसा ऊपर का आया, प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल गेन में आ गया। म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से थोड़ा सा कम रिस्की होता है, ठीक है, तो उस पर लगा दिया, तो रिटर्न भी कम, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है आपको। तो म्यूचुअल फंड से कोई पैसा आ गया, तो वो भी आपका कैपिटल गेन हो गया। तो ये पूंजीगत लाभ, जहां आपने पूंजी लगाई फिर उससे लाभ मिल रहा है, ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन हो गया। अब सपोज करो कारपोरेट टैक्स है। कारपोरेट टैक्स है, आपकी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए जो है आपको सपोज करो इनकम के रूप में दिया, तो 1 करोड़ रुपए अगर आपको इनकम के रूप में दिया, तो आपको उसका 10% आपको सपोज करो टैक्स के रूप में देना होगा, तो आपका कारपोरेट टैक्स हो गया। और ये जो कारपोरेट टैक्स और ये सब दे रहे हो ना आप, कारपोरेट टैक्स के साथ आपको साथ में 4% एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस देना पड़ता है। हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस होता क्या है? गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जो अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा, वो टैक्स के रूप में आपसे छोटा छोटा लिया जाता है, तो बहुत छोटा अमाउंट लिया जाता है जो आपको पता ना चले। और स्वास्थ्य की योजनाएं बहुत तरीके की चलती हैं, गरीब कुपोषित बच्चों के लिए दवाइयाँ या हेल्दी चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, या हॉस्पिटल में बहुत सारी फ्री चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं या पब्लिक को दी जाती हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो है व्यक्ति के टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, जिसे हम एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस के नाम से जानते हैं, जो 1 करोड़ होने पे 4% लिया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में हम आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आ रहा है वैट, जीएसटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राय, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस स्टाम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सीएसटी, परचेज टैक्स, या और भी एक्सेट्रा में आ सकते हैं कोई भी। इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये जान लो, ठीक है, कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जितने भी प्रकार के टैक्स आप लेन देन में, आप बिजनेस के थ्रू लेन देन में दे रहे हो, ले रहे हो, इनडायरेक्टली, आपकी डायरेक्टली भागीदारी नहीं होती उस टैक्स को पे करने में, ठीक है। कुछ टैक्स आपके सामने वाली पार्टी करती है, कुछ टैक्स आप करते हो, ठीक है ना, ये अप्रत्यक्ष कर है।
सपोज करो आपने गुड्स परचेज किया या सर्विस परचेज करी, तो आपसे टैक्स लिया गया और उसको सामने वाली पार्टी ने पे कर दिया। आपका टैक्स किसी और ने पे किया तो हुआ ना अप्रत्यक्ष कर, आपने थोड़ी किया। आपने यानी आपकी कंपनी का टैक्स। अब आपने किसी को गुड्स बेचा, भाई खरीदा था, तो आपका टैक्स किसी और ने पे कर दिया अपने अकाउंट से, आपने नगद ही गिन के दी बिल में साथ में अमाउंट में। उसी तरीके से आपने जिसको माल बेचा, अब उसने जो टैक्स पे किया उसका टैक्स आपने पे कर दिया, तो हम किसी और का टैक्स पे कर रहे हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ये सभी उसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। इतने टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ टैक्स है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दिया, जैसे कि सर्विस टैक्स है, वैट है, ठीक है, या एक्साइज ड्यूटी है। वैट हटाया, सर्विस टैक्स हटाया, एक्साइज ड्यूटी हटाया, ऐसे और भी कई टैक्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने हटा दिया और उसकी जगह पे क्या खड़ा कर दिया, जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर। जितने भी मटेरियल आते हैं, गुड्स आते हैं, या जितनी भी सर्विसेज आती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आ गई। तो पहले टैक्सेशन सिस्टम में बहुत बड़ा ट्रैप था। अकाउंटेंट्स या जो भी अकाउंट्स का काम करते थे, टैक्स का काम करते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे कि किस में पे करना है टैक्स को। पेमेंट का सेक्शन, पेमेंट का नेचर सब गलत हो जाता था। तो गवर्नमेंट पेनल्टी और फाइन मांगने के लिए साल के लास्ट में तैयार रहती तुम्हारे टैक्स भरने के बावजूद। तो गवर्नमेंट ने उससे आपको राहत दी जीएसटी लाके। लोग हाय तौबा मचाते ना, जीएसटी आ गई, जीएसटी आ गई, जीएसटी आ गई। सरकार एक भी काम ऐसा नहीं करती बेटा जिससे आपको नुकसान हो। आपको बार बार हर बार राहत देने का काम करती है आपकी सरकार, आपको डिसिप्लिन मिलाने की कोशिश करती है, और आप एक आजाद पंछी की तरह हो, इसलिए जब डिसिप्लिन आती है तो आपको परेशानी होती है। लेकिन जब इसी में हैबिट हो जाती है तो उसी रास्ते पर चलकर आप अपना विकास करते हैं, अपने देश का विकास करते हैं। भाई टैक्स दोगे तो देश का विकास हो। आज देख लो, आज के समय में हर एक राज्य की सड़कें राजधानी से देश की मिला दी गई हैं, जबरदस्त। पहले हमारे छोटे गांव की सड़कें या जिलों की सड़कें या राज्यों की सड़कें ऐसे होती थी बेटा कि इंसान अगर इलाज के लिए घर से निकला है गाड़ी पर, तो आधे रास्ते में ही उस झटके से उसकी जान निकल जाती थी। आज हालात ये हैं, मैं उन्हीं रास्तों की बात कर रहा हूं कि मैं एक पैर पे दूसरा पैर रख के और चाय की कप लेकर पीते आता हूं, और मैं 4 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाता हूं अपने घर से, जबकि पहले लोग 8 घंटे में भी नहीं पहुंचते थे। और उनके सामान और शरीर की जिम्मेदारी तो पूछो ही ना कि क्या होती होगी हालत। तो आज तो ये टैक्स की पावर है आपके। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार आपने अच्छी चुनी है, ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी बोल के। हम टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स वाले सिस्टम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सरकारें सब अच्छी रही होंगी क्योंकि लगातार हमने कुछ ना कुछ विकास किया ही है, आगे बढ़े हैं, ठीक है। नहीं तो हम गुलामी से ही निकले थे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं तो हमारे टैक्स की ताकत से, इसलिए हमारा फर्ज है ईमानदारी से टैक्स देना, अगर सुविधाएं चाहिए तो। बिना टैक्स के ना तो सिटी डेवलपमेंट है ना विलेज डेवलपमेंट है, और सिटी और विलेज डेवलपमेंट के रूप को ही हम कंट्री डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब हम जानेंगे जीएसटी है क्या वाकई। देखो, जब जीएसटी लागू नहीं थी, और जीएसटी किन टैक्सों के ऊपर आई है, जिसमें मैंने कुछ नाम अभी आपको बताए थे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राय टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज टैक्स, जो भी बात करी मैंने लिखा नहीं है, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, देखो मैंने लिखा होगा, लग्जरी टैक्स भी लिखवाया होगा, लग्जरी टैक्स भी तुम्हारा इसी में आता है, ठीक है ना। लेकिन लग्जरी टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया,
ऑक्ट्राय हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी जीएसटी के आने से खत्म हो गई हैं। तो खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है हमें जानना है जीएसटी क्या है। एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई तो ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी क्या हमें यह जानना है। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है हमें यह जानना है। कस्टम ड्यूटी क्या है हमें यह जानना है। देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं स्टाम्प ड्यूटी क्या है और स्टाम्प ड्यूटी इनडायरेक्ट क्यों आता है, इनडायरेक्टली क्यों आता है। भारत में बहुत सारी संपत्ति, लोगों की संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, बिल्डिंग, ठीक है ना, ये सब बेची और खरीदी जाती है। तो जब बेची और खरीदी जाती है तो सरकार एक तो रजिस्ट्रेशन का पैसा लेती है, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है कि कितने की स्टाम्प ड्यूटी बनी। तो जमीन के एरिया और सरफेस एरिया या मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उस जमीन की स्टाम्प ड्यूटी होती है। सपोज करो आपने 5 लाख की जमीन खरीदी, 5 लाख की अगर जमीन खरीदी तो लगभग जो है 10% आप 8% 10% स्टाम्प ड्यूटी मान लो उसकी, ठीक है। ये है। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की पहले ड्यूटी भी थी। जीएसटी इसलिए भी आई कि सारे स्टेट के टैक्स को समान भी कर सके। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स की परसेंट थी, तो आपको छूट चाहिए हो ज़्यादा टैक्स की तो दूसरे राज्य में काम कर लो जाके, ठीक है ना। एक चीज़ और है, गवर्नमेंट ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम किया कि अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम से खरीद रहे हो आप तो स्टाम्प ड्यूटी आपको कम देनी पड़ेगी। अब जमीन है किसी और की और स्टाम्प ड्यूटी पे करेगा कोई और, यानी जमीन थी मेरी लेकिन जो ले रहा है वो पे करेगा टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया, ठीक है। जैसे बिजनेस में जो परचेज, सीधी सी चीज मान लो, जो सेवा या गुड्स खरीद रहा है या संपत्ति खरीद रहा है वो पे करेगा, ठीक है। इसमें यह है इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा फंडा और बेस। अब हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट टैक्स का। देखो एंटरटेनमेंट क्या होता है, जितने भी कलाकार होते हैं, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, ठीक है, पोएट, लाफ्टर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये सब आपका एंटरटेनमेंट करते हैं। तो जब इनकी इनकम सोर्स ज़्यादा होती है, जो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं या टीवी पे शो करते हैं या मूवीज बनाते हैं, ठीक है ना, या किसी भी तरीके का आयोजन ये करते हैं, तो इनकी जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स इनको देना पड़ता है वो है एंटरटेनमेंट टैक्स। ये भी इनडायरेक्ट तरीके से ही दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कैसे, यहां पे पैसा दिया पब्लिक ने, पैसा दिया पब्लिक ने, सर्विस खरीदी पब्लिक ने, ठीक है, और आपका टैक्स कौन चुका रहा है, वो कलाकार, क्योंकि इनकम उसकी हुई, ठीक है ना। एंजॉय कितने किया था, आप लोगों ने, मुझे ही मान लो, खुद को मान लो, पब्लिक और कलाकार। टीचर भी बहुत बड़ा संरचनात्मक ढांचा है। टीचर संरचनात्मक ढांचा है बहुत बड़ा, आपके देश का सबसे बड़ा, आपके विश्व का, ठीक है। टीचर किसी शक्ल का मोहताज नहीं है, किसी उम्र का मोहताज नहीं है। टीचर हमेशा आपको ऐसे ही पूरी तड़क भड़क के साथ मिलेगा, कभी अरुण मिले या कभी द्रोणाचार्य मिला या कभी कोई मिले आगे आने वाले समय में, ठीक है। जगह यही रहेगी
चेहरा बदला रहेगा, पर टीचर हमेशा रहेगा। ठीक है ना। उसकी ज़रूरत आपको, आपके समाज को, आपके देश को, आपके विश्व को है। ठीक है, ज़रूरत है उसकी, क्योंकि आपको सही तरीके से सही कदम के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको टीचर की ज़रूरत है। कई बार आप टीचर के जगह पर आप अपने माँ बाप को भी देख सकते हो। तो टीचर शकल का मोहताज नहीं, ठीक है ना। अरे टाइम आएगा, हो सकता है ये फेस बदल के आप में से कोई फेस खड़ा हो जाए। ठीक है ना। तो ये टीचर की परिभाषा यही है लगभग, कि कोई आयाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बिरादर नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं, टीचर सिर्फ टीचर होता। तो हमने बात करी कि स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है। तुम लोग कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी शॉर्ट फॉर्म में STT, किसी ट्रांजैक्शन पर सेवा शुल्क जो कि केंद्र सरकार लेती है। सही है, केंद्र सरकार का लिया जाने वाला टैक्स है। ये होता क्या है, जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, किस किसने किया है शेयर मार्केट में, किस किसने पैसा इन्वेस्ट किया? एनीबडी हैव इन्वेस्टेड? कितना? कहते नुकसान हो तो झेलने भर का हो, उससे ज्यादा सहा नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल की मौजूदा हालत ये है कि कहीं मार्केट में पैसा लगाने ही लायक नहीं है। 2017 से लगातार ये हालत है। ठीक है, इसी मार्केट के आधार पर ही लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकारों ने मार्केट को खराब कर दिया। पर नई नई पॉलिसी, नई नई व्यवस्थाओं के चक्कर में नई नई रिफॉर्मेशन और इस्टेब्लिशमेंट होती रहती है और बदलाव होते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। पूरे विश्व में मंदी है, तो भारत कैसे बच जाता? खैर, ये अलग बात है। तो जो हम शेयर मार्केट से, जब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का या बेचते हैं, तो उसमें साथ में हमें टैक्स भी देना पड़ता है। उसका भी हम GST पे करते हैं। 100 रुपए का हमने कोई शेयर खरीदा तो साथ में 110 रुपए होके आया, क्योंकि हमने उसमें टैक्स दिया है 10 रुपए का, मान लिया। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो जिस भी इन्वेस्टर के थ्रू हम करते हैं, सपोज करो कि झरोदा है, ठीक है ना, या फिर एंजल वन है, या फिर एडलवाइसेस है, ये लोग अपना नेम बदलते रहते हैं, खैर ग्रो है। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है शेयर मार्केट्स के, जो आपको इन्वेस्ट कराने के प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जब आप इनसे आप खरीदते बेचते हो इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए, तो इन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को, एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है इतने ट्रांजैक्शन का, कि कितनी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू लोगों ने ट्रांजैक्शन की है, तो उस ट्रांजैक्शन का भी टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। यानी वो एप्लीकेशन इन्वेस्टर हमारे शेयर के गारंटर हैं, सिक्योरिटी देते हैं कि आप जो पैसा हमें दे रहे हो और खरीद रहे हो वो सेफ है। ठीक है, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है। ठीक है, और गवर्नमेंट टैक्स पे करती है इस तरीके से, कस्टमर के पैसे गारंटी के साथ मार्केट में पड़े रहते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन के जरिए आपका पैसा खराब जगह पर नहीं जाता, कि आप पैसा जमा करो, फ्रॉड तरीके से सेल कर रहे हो शेयर मार्केट में, खरीद बेच रहे हो, आपको लग रहा है आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, पता चल रहा है फ्रॉड तरीके से डमी शेयर मार्केट बनाया हुआ है, और सारे पैसे आपने लगा दिए, एक टाइम पे सारा सिस्टम क्रैश हो गया, हैंग हो गया,
एप्लीकेशन बंद हो गया, मालिक कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ, तुम सर पे हाथ पकड़ के बैठे हुए हो। तो सेबी के अंडर गाइडेंस के उसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड प्राधिकरण द्वारा एसटीटी जारी की गई, जिसमें अथोराइज्ड बेहतर इन्वेस्टर एप्लीकेशन को ही प्रोवाइड किया गया है। आप जाने उनको और उन्हीं के माध्यम से ही शेयर मार्केट की लेन देन करें, जो कि आपकी गारंटी लेते हों, सिक्योरिटीज लेते हों आपके ट्रांजेक्शन की, और बदले में उन्हें पैसे भी पे करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात, हमारे जीएसटी के हिस्से से ही उनकी इनकम होती है, हमारे ट्रांजेक्शन से उनकी इनकम होती है, और उसी इनकम से उस ट्रांजेक्शन की का चार्ज वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये था तुम्हारा एसटीटी, एंटरटेनमेंट बता दिया, स्टाम्प ड्यूटी बता दिया है, सिक्योरिटी ट्रांसफर एसआई बनाना नहीं है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? तो आप जो भी मतलब एसटीटी में जो भी आप शेयर बेचते खरीदते हो, 1000 रुपये का शेयर आपने खरीदा बेचा, ठीक है, 1000 का खरीदा, 1010 में बेच दिया, जबकि आपकी ट्रांजेक्शन शुल्क लगी कितनी, 1030 रुपये। तो आपका ट्रांजेक्शन कितना हो गया, एसटीटी कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक है। वो 20 रुपया आप जिस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी सरकार को देगी। तो ये ट्रांजेक्शन शुल्क है जो आपने पे किया जीएसटी के माध्यम से, ट्रांजेक्शन शुल्क ऐड करके, और आपकी इन्वेस्टर कंपनी ने सरकार को पे कर दिया। तो टैक्स हमारा था जो कि कंपनियों ने पे किया, इसलिए उसे भी इनडायरेक्ट टैक्स में डाला गया है। लेती है सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इस टैक्स को। जब भी हम आउट ऑफ इंडिया यानी अपने देश से बाहर को कोई भी माल हम बेचते हैं या खरीदते हैं, इसके अलावा कोई भी सेवा हम एक देश से दूसरे देश में देते हैं, समझ रहे हो ये चीज, कंसल्ट करते हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। यानी जैसे जीएसटी है तो जीएसटी के अंडर में ही कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है, बस उसे कस्टम ड्यूटी के अंडर में शो करना पड़ता है, ठीक है। कितनी एमएनसीज है, बाहर की कंपनियां आई हैं, इंडियन से काम कराती हैं और बाहर के लोगों को क्वेरी और इश्यूज और प्रॉब्लम सॉल्व कराती हैं। यानी हम यहाँ बैठे बैठे बाहर के लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, फिर वो हमें हमारी कंपनी को पे करते हैं और हमारी कंपनी उसी से सैलरी हमें देती है। तो जो इनकम होती है हमारी कंपनी की, उससे वो कस्टम ड्यूटी पे करती है, तो वो सेवा हो गई। और कोई माल अगर भेजा जा रहा है बाहर को तो वो गुड्स हो गया। तो चाहे वो कोई सर्विस हो या गुड्स हो, हम इंपोर्ट करते हैं यानी बाहर से मंगाते हैं खुद, या हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, बाहर देते हैं, तो इसमें हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। और क्या बचा इसमें? ऑक्ट्राय खत्म हो चुका है तो जानने की जरूरत है, फिर भी बता दूं। ऑक्ट्राय टैक्स क्या होता है? ठीक है, एक राज्य से, किसी भी स्टेट से किसी और स्टेट में जब आप भरी हुई गाड़ी लेके जाते हैं गुड्स की, तो वहां पे टूल या नाका पड़ता है उस राज्य का प्रवेश करने के लिए। पहला एक तो होता है टूल नाका, जिसमें जो है आपका रोड टैक्स लगता है देने के लिए, तो रोड टैक्स तो पब्लिक को देना पड़ता है, बिजनेस में देना पड़ता है। आपने जो माल लादा हुआ है गाड़ी पर, उसके अमाउंट के हिसाब से आपको चुंगी देनी पड़ती है, चुंगी टैक्स, टूल नाका टैक्स। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्ट्राय टैक्स। यानी भरी ट्रक से आपने अपना माल ले जा रहे हो, यानी दिल्ली से जैसे ही एंट्री ली आपने यूपी में या बिहार में, तो बिहार या यूपी में एंट्री लेंगे तो पहला टूल नाका कौन सा पड़ सकता है? यूपी में अगर एंट्री लेने तो पहला चुंगी कौन सा पड़ेगा? नोएडा नहीं पड़ेगा? सोच क्या रहे हो? नोएडा ही तो पड़ेगा, यमुना नदी के बाद नोएडा ही तो है। पहले के समय में यमुना नदियों को ही बॉर्डर माना जाता था। यमुना नदी पार किया, उत्तर प्रदेश शुरू, दिल्ली इतनी बड़ी है
दिल्ली का सरफेस एरिया पूरी तरीके से 60 किलोमीटर का भी नहीं है। आप ये मान के चलो 15 किलोमीटर इधर, 15 इस तरीके से दिल्ली है, इसीलिए इतना कंजेस्टेड है दिल्ली, ऊपर से पोल्यूशन अलग से। खैर, और दिल्ली के स्वामी हैं बहुत ही महान आदमी, ठीक है। इनसे बढ़िया क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है। तो ये था आपका चुंगी कर यानी ऑक्ट्राय ड्यूटी, ऑक्ट्राय टैक्स, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते ही आपकी चुंगी टैक्स ऑक्ट्राय ड्यूटी कट जाता है। कितना माल है, माल के हिसाब से बिल देखते हैं कि बिल जेन्युइन है या चोरी का है, फिर उसका टैक्स आपका कट जाता है, ठीक है ना। ऑक्ट्राय ड्यूटी समझ में आ गई। अब उसी तरीके से मैंने बिहार की बात की, तो बिहार में या फिर किसी और राज्य में जहाँ भी जो पहला जिला मिलेगा, जिले का बॉर्डर, वहाँ चुंगी लगी होगी। बैरियर, खैर अलग अलग जगह अलग अलग टूल नाके का तरीका है। पहले टूल नाके कैसे होते मालूम है? एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ी सी पेड़ की डाली, जो पेड़ काट के ऐसे डाल दिया जाता था रोड के आर पार, फिर एक तरफ पत्थर रख दिया था, फिर एक ऐसे एक हुक लगा दिया जाता था और रस्से से ऐसे बांध दिया जाता था। गाड़ी आती थी, हुक ऐसे ऊपर करते थे, गाड़ी चली जाती थी पैसे देने के बाद, फिर लगा दे। आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया और बड़े सिस्टम पे बन गया और चौड़े हाईवेज भी बन गए। तो इंडिया ने विकास तरक्की तो की है। अब चाहे वो रोड टैक्स लेके की हो, चाहे ऑक्ट्राय ड्यूटी लेके करी हो, या जीएसटी लेके करी हो, या वैट लेके करी हो, पर करी है। धीरे धीरे जो पुरानी चीजें, जो व्यवस्थाएं बदली है, हमारे लिए सपना होती जा रही है कि पहले क्या था। तो ये था आपका ऑक्ट्राय ड्यूटी। अब तो लगभग हो गया इसमें, हाँ। तो ये आपका सारा टैक्स सिस्टम था जो कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था। लेकिन इन सब पर एक्चुअल चीजें आज जो हैं वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो इंडिपेंडेंटली एक व्यक्ति द्वारा पे किया जाता है, उसका खुद का टैक्स। आपको ये समझ आ गया होगा, डायरेक्ट टैक्स यानी खुद हम जो पे करते हैं अपने नाम से, अपने पैन नंबर के नाम से। अब चाहे कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में पे करें, कैपिटल गेन्स के रूप में करें, गिफ्ट के रूप में करें, वेल्थ करें या इनकम से करें, ठीक है। ये आपके सारे टैक्स क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। आप खुद पे करेंगे इसको, आपकी इनकम है, आप पे करेंगे। यहां जितनी भी सारी चीजें हैं, इनकम आपकी हो, काम आपका हो, लेकिन टैक्स दूसरा बंदा पे कर रहा है आपकी जगह पे, क्योंकि आप भी यहां बिजनेस में हो, आप पर्सनल या इंडिविजुअल काम नहीं हो रहे हैं, बिजनेस में हो आप, तो आप भी किसी दूसरे का टैक्स पे करोगे। यानी यहां कोई भी बिजनेसमैन या कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं खुद का टैक्स पे कर रही हूँ, वो हमेशा दूसरों का कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट समझती है इस बात को कि ये कोई ना कोई चीटिंग कर सकते हैं, टैक्स का सिस्टम टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है इधर से, तो ये कोई ना कोई सिस्टम लगा सकते हैं। इसलिए इनका छोड़ो, इनका टैक्स किसी दूसरे के मत मरो, इनसे दूसरे का टैक्स लो, तो इनका टैक्स कोई और देगा, तो टैक्स देने में ईमानदारी बरतेंगे, क्योंकि दूसरे का टैक्स में अगर आप गलती करोगे तो पेनल्टी आपको पड़ेगी ऊपर से, ठीक है ना। यानी जो भी आपसे माल खरीद रहा है उसका टैक्स आप दोगे। समझ आ गई बात? और खुद का टैक्स तो आप इनकम के रूप में दे ही रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में दोगे और इनकम टैक्स के रूप में दोगे, ठीक है। तो ये तरीका है आपका इंडियन सिस्टम का, मतलब कहीं से भी आप सरकार से टैक्स चोरी नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई करते हैं तो ये समझ लो उनकी नीयत में ही टैक्स चोरी है, उनकी सोच ही चोरी की होती है। क्योंकि अगर देश के विकास में सहभागी नहीं बनते हो तो क्या कर सकता है कोई। गवर्नमेंट हमेशा अच्छा कर रही होती है और आप तरीके ढूंढते हो। तो ये वही भारत का नागरिक होगा जो कहता है देश का विकास नहीं हो रहा है, सरकारें खराब आ गई, कुछ नहीं है देश में, यहाँ रहना नहीं चाहिए, बाहर रहना चाहिए, अमेरिका रहना चाहिए, यूएसए रहना चाहिए। ऐसे कई सारे इंडियंस हैं जो बोलते हैं कुछ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में एक देश के नागरिक की हैसियत से नागरिकता निभाई ही नहीं। समझ आई बात? छोटी सी जिम्मेदारी तक नहीं निभाई। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में खुलकर। क्या है? एंट्री टैक्स भी खत्म हो गया, स्टेट टैक्स का था ना,
खत्म हो गया। एंट्री टैक्स वो भी वही समझ लो, ऑक्ट्राई की तरह ही है। एंट्री टैक्स ऑक्ट्राई टैक्स एक ही है, ठीक है। एंट्री ले रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। देखो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ भारत में। जीएसटी लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में टैक्स सिस्टम को कठिन से आसान बनाया जाए। ये जो टैक्स में उलझा हुआ था भारत पूरे, उसको आसान बनाया जाए और इन सब को खत्म करके बस एक लगा दिया जाए जीएसटी। तो हो गया ना, इतना सारा तामझाम अटकी इसमें, है ना। आज कहीं भी बिल देखते हो तो जीएसटी ही देखने को मिलती है, ना एंटरटेनमेंट टैक्स देखने को मिलता है, ना ऑक्ट्राय देखने को मिलता है, ना सर्विस टैक्स देखने को मिलता है, ना एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलती है। अब कस्टम ड्यूटी क्यों देखने को मिल जाती है? क्योंकि देश के बाहर की बात हो जाती है, बाहर से अंदर देश के आने की बात हो जाती है। तो यह ऐसा दायरा है जहां इंडियन सिस्टम नहीं चलता, इसलिए इंडिया ने कस्टम ड्यूटी के नाम से इसको छोड़ रखा है और इसको छेड़ा नहीं, बदलाव नहीं किया इसमें। देश से बाहर अब अमेरिका भेज रहे हो माल, बिल भेज दिया, उसको क्या मालूम जीएसटी क्या है तुम्हारा? कस्टम ड्यूटी से समझ में आ रहा है, बाहर माल भेज रहे हैं तो इसका इतना टैक्स हो गया, चलो ठीक है भैया जाओ। जीएसटी अलग अलग लेवल पर लगती है। जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यानी कच्चा माल कोई आइटम बनाने के लिए, सपोज करो मार्कर बनाना है आपको, तो इंक अलग खरीदोगे, इसका फॉर्म अलग खरीदोगे, रैपर अलग खरीदोगे, और ये सेल अलग खरीदोगे, कवर सारा, ठीक है ना। इसको मिलाओगे, इसमें मटेरियल डालोगे सारा, फिर ये मार्कर तैयार होगा। तो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उस पर भी आप जीएसटी दोगे। इसको मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, और इसको बेचते हो, इस पर भी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स का लगेगा, जिसे हम जीएसटी के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। और कोई रिटेल बंदा है, रिटेल कर रहा है, दुकान पे बेच दिया, दुकान वाला कस्टमर को बेच रहा है, तो भी इस पे जीएसटी लेगा। यानी मल्टी स्टेज पे जीएसटी काम करता है, चाहे माल बना तो भी, कच्चा माल आया तो भी, माल बना तो भी, और माल मार्केट में बिका तो भी, और मार्केट से कस्टमर के पास आया तो भी, हर जगह जीएसटी के साथ ये आगे बढ़ा, ठीक है ना। कोई जीएसटी के प्रावधान से बचा नहीं। जीएसटी की शुरुआत सन 2000 से हुई थी। जीएसटी लाने की कवायद साल 2000 से शुरू हो गई थी और साल 2017 में पूरी हुई। मसौदा जो है, ड्राफ्ट कमेटी जो है शुरू हो गई थी 2000 से, और 2017 में फाइनल हुई। तो आप लोग एक सरकार को नाम मात्र गालियां ना दें कि फला सरकार ने जीएसटी लाई, हम पर नुकसान कर दिया, अब हमें जीएसटी पे करना पड़ता। टैंक रोड वालों ने, या दिल्ली के करोल बाग वालों ने, या व्यापार मंडल वालों ने बहुत कोहराम मचाया था कि ये सरकार, कोई भी सरकार जो भी सत्ता में रही हो, जीएसटी लाई हो, ये खराब है क्योंकि जीएसटी लेके आई। अब सोचो जनता कितनी मूर्ख हो जाती है, उनके किसी के भी बरगलाए में आ जाती है। अपोजिशन वाले आवाज उठाते हैं तो उनका काम होता है विरोध करना, लेकिन जनता कभी पढ़ के नहीं कोई काम करती है कि आज जीएसटी लागू हुई है, क्यों लागू हुई, कांटे की शुरुआत हुई कहां से, वो देखो ना तुम। तो आप ये छोड़ दो, हर एक सरकार अपने देश के लिए प्रतिबद्ध है, हर एक देश की सरकार कसम खा के आती है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। ये तुम्हारे माइंड की सोच है, ये सरकार अच्छी है, वो सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। हमारे बीच से ही नेता बनते हैं और वो सरकार में आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। अब आप गलत नेता ही चुन लोगे तो भ्रष्टाचार करेगा, गलत नीतियां बनाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर सरकार का काम है अपने नागरिकों के लिए बेहतर पॉलिसीज और नीतियां बनाना, इसलिए आपकी सरकार बनाएगी, चाहे आप कांग्रेस चुनाव करें, चाहे आम आदमी का चुनाव करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करें, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव करें, या बिना दल की सरकार का चुनाव करें, निर्दलीय जो होते हैं, अपना उनका अलग चुनाव चिन्ह होता है, पर वो सब प्रतिबद्ध होते हैं जनता की मूलभूत सुविधाओं और जरूरत सुविधाओं के साथ साथ विकास के लिए। इसलिए ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति बनाते हैं कि जनता का फायदा हो। तो सन 2000 में ही जो है
जीएसटी का प्रावधान शुरू हो गया था और 2017 में जीएसटी आया। अब यह आपका फैसला है देखना कि 2010 में किसकी सरकार थी और कितनी सरकारें बदली 2017 तक। भाई 2014 में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2017 में जीएसटी लागू हुई 3 साल में। यानी भारतीय जनता पार्टी को आया सिर्फ 3 साल हुआ था। बाकी के 17 साल में कौन कौन सी सरकारें रहीं वो कौन ढूंढेगा? ये जो झंडा पकड़ के रोड पे निकल जाते हो, सरकारों की हाय हाय निकालते हो किसी नीतियों के बनाने में, क्या कभी उस नीतियों को ठीक से पढ़ा? नहीं पढ़ा। मौजूदा सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, जैसे कृषि फॉर्म बिल, कृषि बिल एमएसपी और एमएसपी पर लेके आए थे और कुछ। फिर आपकी सरकार ने 370 हटाया कश्मीर से। फिर आपकी सरकार ने सीए, एनआरसी और एनपीआर अमेंडमेंट के लिए बिल लेके आए। खूब जबरदस्त हर चीज की विरोध हुआ, हर चीज की बुराइयां हुई। देखो, कोई भी पॉलिसी गलत है, गलत लगे तो विरोध करना गलत नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज दिया गया है। यानी संविधान के शोषण के विरुद्ध में या संविधान के विरुद्ध में आप आवाज उठा सके अगर कोई गलत हुआ है, कुछ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपको। संविधान में कुछ गलती हो रही है, पॉलिसीज गलत बनाई जा रही है, नियम गलत बनाया जा रहा है, तो आपको ये अधिकार है कि आप आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रोटेस्ट, लड़ाई मारपीट, पत्थरबाजी, गन उठाना, ये सब आपको एक क्रिमिनल बनाते हैं, ना कि आपको जनता बनाते हैं। जनता को अधिकार दिए गए, क्रिमिनल को नहीं दिए गए। समझ आई बात? तो अपनी बात को शांति से रखा करें। गांधी जी को देखो, अंग्रेजों तक को भगा दिया, चुपचाप बैठ बैठ के और कुछ किया ही नहीं बंदे ने। इसीलिए गांधी जी को महान कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। खैर, बहुत सारे कारण हैं, हर एक पहलू के बुरे और अच्छे नजरिए होते हैं। आपको कोई भी बंदा लाके रख दोगे, उसमें बुराई अच्छाई निकल जाएगी। बोलोगे रामचंद्र जी बहुत अच्छे थे, फिर अगले तक कहेगा फिर अपनी बीवी को छोड़ क्यों दिया? तो क्या कर सकते हैं? इंसानों के पास ऐसी ऐसी जहर वाली सोच आ चुकी है कि अच्छाइयां उसे दिखती नहीं है। कमियां हो, अगर 99 अच्छाई करी है तो वो नहीं दिखेगी, और एक गलती से बुराई होगी तो वही चोटी पर पहुंचाएंगे लोग। यही किया था इस बंदे ने, ठीक है ना? तो सरकार 2017 के समय में जो थी, उसके प्रोविजंस में पास हो गया जीएसटी बिल, पर शुरुआत हुई थी 2000 से, और 2003 में लगभग कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है? तो कांग्रेस का भी इसमें हाथ है पूरा। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जिस टैक्स से खजाना भरना है, देश का विकास होना है, वो खजाना खाली रहे। गलत क्या है इसमें? यानी गलत था कौन फिर आखिर में? गलत जनता थी। शुरुआत से ही चाहती थी कि कुछ फ्री का मिल जाए, कुछ चोरी करने को मिल जाए। आत्मसम्मान था ही नहीं। कारण अच्छी शिक्षा ना होना। गुलामी में इस तरीके से हम जकड़ चुके थे कि आत्मनिर्भरता कभी आई नहीं, आत्मसम्मान कभी आया ही नहीं, ठीक है ना? और आत्मसम्मान जिस दिन आता है उस दिन जी भर के मेहनत करते हो, सरकार का हिस्सा सरकार को देते हो, अपना हिस्सा घर ले जाते हो। सरकार को भी रत्ती भर कुछ नहीं समझते हो, वैल्यू देते हो, क्योंकि उसको पे कर रहे हो आप, और सीधे बोलते हो अपनी सिक्योरिटी, अपनी व्यवस्थाओं के लिए मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप मुझे सुरक्षा दें, आप मुझे रोड बना के दें, आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी बना के दें, आप मुझे सप्लाई, वाटर सप्लाई, सब कुछ मुझे दें जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पे किया है। तब आप हकदार हो अच्छे नागरिक के भी। इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर नागरिक, ठीक है? सरकार आपसे चलती है, ना कि सरकार से आप चलते हो। पर यह सच्चाई किसी को मालूम नहीं है। कोई नेता खड़ा हो गया विरोध के लिए, आप भी पीछे पीछे चल दिए। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है शाम को एक बोतल मिल जाए, महिलाओं को साड़ी और पैसे मिल जाएं, मुर्गा मिल जाए, पार्टी मिल जाए। रियलिटी है ये।
कभी अपने आप को ईमानदारी से नापने की कोशिश नहीं की कि एक इंसान की कितनी पावर है अकेले। वो जानता कि मेरी कितनी पावर है तो कैसी, क्या किसी छोटे मोटे नेता के पीछे घूमता? अगर वो जान जाता इससे कहीं ज्यादा ताकत मेरे पास है तो। आदमी के अधिकार जो संविधान ने दिए हैं वही आपकी ताकत है। 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी ड्राफ्ट कमेटी की शुरुआत करी, यानी जीएसटी सभा बनाई। सन 2004 में एक टास्क कमेटी बनाई गई जो जीएसटी के अंडर में पुराने टैक्स को इंप्रूव करने का स्ट्रक्चर बना सके, यानी पुराने जो टैक्स हैं, नए टैक्स क्या होंगे, नाम क्या होगा उनका स्ट्रक्चर बनाया जा सके। वो टीम बनाई गई। सन 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अप्रैल 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से 2010 से जीएसटी का इंट्रोडक्शन सभी स्टेटों को दिया जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और सभी स्टेट्स को दिया जाएगा कि जीएसटी है क्या भला है और कैसे काम करेगी। तब तक जीएसटी के सारे प्रोविजन बीच में बनाए जाएंगे 2006 से लेकर 2010 तक। देखो, कोई पॉलिसी या रूल या नियम बनते हैं तो उसमें समय लगता है। 2011 में संविधान में टैक्स कराधान में बदलाव किया गया और जीएसटी अमेंडमेंट बिल एक्ट लाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स में जीएसटी के प्रावधान को भी डाला गया। कब? 2011 में। सरकार कौन सी रही होगी? ऑब्वियसली बदली रही होगी कोई। सन 2010 में ही कंप्यूटराइज जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम प्रपोज कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि सन 2010 में ही 1 अप्रैल 2010 में ही कह दिया गया था कि इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो डिजिटली पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया था कंप्यूटर पे कि जीएसटी कैसे काम करेगा, पर उसमें कुछ ना कुछ एरर्स की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि जब तक सही से सिस्टम नहीं काम करेगा तब तक उसको डिजिटली लॉन्च नहीं किया जाएगा। ठीक है। सन 2012 में वापस स्टैंडिंग कमेटी ने डिस्कशन स्टार्ट किया, जहां से जीएसटी का सिस्टम सारा रुका हुआ था, यानी कि डिजिटल प्रोविजंस और बाकी बातें कि क्या सिस्टम रहेगा, कितना टैक्स रहेगा, क्या क्या चीजें होंगी। पूरी डिस्कशन दोबारा शुरू हुई 2012 से। सन 2012 में डिस्कशन हुआ और 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने यह रिपोर्ट टेबल पर रख दी राज्यसभा लोकसभा की कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा। कब? 2012 में। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैसे काम करेगा जीएसटी, स्टेट में क्या रहेगा, सेंट्रल में क्या रहेगा सिस्टम, यही कहो सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी क्या रहेगी। 2014 में वापस जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में कि क्या काम है, क्या क्या अब तक अपडेट हुआ है सन 2002 से, 2000 से, 2003 से और आज तक क्या अपडेट हुआ है और कैसे काम करना है। तो इस पर खूब डिस्कशन हुआ। कब? 2014 में। और आखिर में 2015 में जीएसटी बिल पास हो गया कि अब जीएसटी लगेगी। सोचो, 2015 में जीएसटी बिल पास हुआ, जीएसटी प्रोविजन, जीएसटी विधेयक 2015 में ही लोकसभा में पास हो गया था, और कहाँ 2 साल बाद जाके लागू हुआ। ये था कि भाई 2015 में ही लागू हो जाएगा, हम लोग तो तैयार थे बिलिंग कराने के लिए। 2017 में जीएसटी लागू हुआ है ना, मैं 2016 से ही दिखा रहा हूँ जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर, 1-1.5 साल पहले से, जब जीएसटी नहीं आया उसके पहले ही। 15 में जीएसटी की टूर मैंने करा दिए थे बच्चों को अपने कि कैसे होगा सिस्टम आगे आने वाला। एक टीचर को आगे की चीज़ें देखनी होती हैं भविष्य में। ठीक है। जब लॉन्च नहीं हुआ था, जब जीएसटी आया, टैली या और भी सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हुए थे, तब भी हमने अलग तरीके से डेमो बेस पे टैली ले ली थी और उसे सिखाना शुरू किया था। तब हमारा सेंटर जो है वो एमसीडी के सामने था। आखिर राज्यसभा में भी जीएसटी बिल पास हो गया और कहा गया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा और शुरू हो जाएगी बिलिंग। ठीक। 2016 में जीएसटी लॉ दोनों हाउसेज में
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर दिए गए और आखिर में 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी की शुरुआत आपके देश में श्री गणेश हो गई। ठीक है, तो ये रही जीएसटी की पूरी यात्रा। हम जानेंगे टीडीएस। हम जानेंगे टीडीएस, टी फॉर टैक्स, डी फॉर डिडक्शंस और एस फॉर सोर्स। लेकिन जब हम फुल फॉर्म इसकी पूरी बोलते हैं, टुकड़ों के बजाय इकट्ठे बोलते हैं, तो बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी किस सोर्स के जरिए टैक्स काटा गया। देखो, बेसिकली इंडिया में हम टैक्स कैसे जान पाए। सपोज करो कि किसी भी पर्सन की, किसी भी नागरिक की सैलरी तय सीमा से ज़्यादा है, सरकार के नज़रिए में तय सीमा से ज़्यादा है, वो कोई भी अमाउंट हो सैलरी का, उस अमाउंट से ज़्यादा अगर आता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा अमाउंट आया तय सीमा से, उस पर टीडीएस काट कर, वो टीडीएस का अमाउंट सरकार के हिस्से में जाता है और बाकी बचा अमाउंट जो था सैलरी का, वो व्यक्ति या नागरिक के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो ये तो सैलरी से रिलेटेड टैक्स हो गया। इसके अलावा आई और कई सारी आमदनी यानी इनकम सोर्सेज पर टीडीएस कटता है। ठीक है, काटा जाता है। तो हम वही जानेंगे और कैसे, कौन कितना टैक्स काटता है, ये हम जानेंगे। सपोज करो कहीं आपको आपकी इनकम से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, कहीं पैसे आपने लगाए, उस पर ब्याज आपको मिल रहा है, बैंक में पैसे जमा किए हैं, कहीं लोन दिया था, उस पर ब्याज आपका आ रहा है, तो तय सीमा गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इतने से ज़्यादा अगर पैसा आपको इन रास्तों से आता है तो इस पर भी आपका टीडीएस काटा जाएगा, तो इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद का जो अमाउंट बचता है वो आपके खाते में आता है, वो आपका खुद का होता है। ठीक है, तो ये तो खैर ब्याज, एक तो टीडीएस सैलरी के तरीके से हो गया, यानी एक टीडीएस हो गया इंटरेस्ट का, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। इसी तरीके से तय सीमा से ज़्यादा अगर कहीं से किराया आपको आ रहा है, वो भी इनकम का सोर्स है आपका किराया ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपने इनकम ज़्यादा कर ली किराए से, तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, आप कहीं अपनी सर्विस दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, उसमें तय सीमा से ज़्यादा आपकी फीस आ गई, उस पर टीडीएस काटा जाएगा। कहीं कंसल्ट कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस है ये सब, ठीक है ना, आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, किसी को राय दिया, मशवरा दिया, कंसल्ट किया बराबर तरीके से, उस पर आपकी इनकम हुई तय सीमा से ज़्यादा, तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा, सरकार के पास जाएगा टैक्स। कब सपोज करो आपके सिस्टम, आप एक ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और कंप्यूटर बनाने वाला साल भर का एएमसी ले लिया, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के अकॉर्डिंग ले लिया। अब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई इतनी अमाउंट अगर आप कमाते हो कंप्यूटर वाले को, तो ठीक है, 75,000 से ज़्यादा अगर साल में कमाया तो उस पर टीडीएस कटेगा। अब सपोज करो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ गए साल के, तो टीडीएस किस पे कटेगा? 25,000 पे। 25,000 पे टीडीएस कटेगा, जितना भी परसेंट सरकार ने बोला होगा, उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा 75,000 के साथ उसके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। टीडीएस काटता कौन है? ठीक है, टीडीएस काटता वो है जो सर्विस रिसीवर होता है, आपको पे कर रहा होता है, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर जिम्मेदारी दी होती है कि देखो भाई
सर्विस तुमने लिए, पे तुम कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रहे कि पे करने से पहले ही हाथ के हाथ उतना हिस्सा टीडीएस का काट लो और मुझे मेरे बैंक के खाते में जमा कर दो। सरकार का अकाउंट होता है, नाम होता है, उस पर टैक्स चला जाता है। तो टीडीएस डिडक्ट वो करता है जो सर्विस रिसीवर होता है, और टीडीएस डिडक्ट उसका होता है जो सर्विस गिवर होता है, प्रोवाइडर होता है। अब मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना अपने काम की, अपने हुनर की, अपने स्किल की। तो मैंने अपना टीडीएस कटवाया, उसने मेरा टीडीएस काटा। ये आपका सिस्टम था टीडीएस डिडक्ट करने और कराने का। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन अदर टाइप ऑफ इनकम, टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है ना, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल टैक्स। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सोर्सेज हैं जिस पर टीडीएस काटा जाता है। सपोज करो आपने कहीं लॉटरी से कहीं गेम खेला, उसमें जीत लिया पैसा, रेस हॉर्सिंग रेस चल रही है, उसमें जीत लिया, लॉटरी में जीता पैसा, तो ये गैम्बलिंग कहलाता है। गैम्बलिंग, जुए में पैसा जीतना, ठीक है, दांव लगाना। तो इस पे सरकार ने सबसे ज्यादा टीडीएस कर रखा है, 30%। कम से कम भी जीतोगे तो भी टीडीएस का 30% आपको देना पड़ेगा। तो ये भी तरीके आपके इनकम के सोर्स हैं। तो टीडीएस में आपको 10% देना पड़ता है मिनिमम, लेकिन लॉटरी या जुए या सट्टेबाजी जैसे तरीके से आप कमाते हो तो उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल आपको 30% का टैक्स लॉटरी में, सट्टेबाजी में, जुए में, गेम्स में या क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाते हो तो देना पड़ेगा, ठीक है। खैर क्रिप्टो मार्केट में तो जीएसटी है उसका 30%, टीडीएस 1% है, टोटल हो गया 31% गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। क्योंकि आउटर मार्केट है, इसका सरकार को पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, इसलिए सरकार ने इसको अलग तरीके से कर रखा है कि रिस्क भी तुम्हारा, प्रॉफिट भी तुम्हारा, लेकिन जो भी प्रॉफिट करोगे उसमें से 30% हमारा प्लस टीडीएस 1% और, यानी 31% हमारा। यानी इंसान की इनकम अगर 100 रुपये लगाए, 200 रुपये हुई, तो 200 रुपये मतलब 100 रुपये में से 31 रुपये सरकार के चले गए। अच्छा, उसके अलावा जो इन्वेस्टर वाली एप्लीकेशन, उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो कस्टमर का कुछ खास नहीं आया फायदा। खैर क्रिप्टो में लगाते हैं फिर भी लोग, जैसे शेयर मार्केट है वैसे क्रिप्टो भी है, लेकिन हाई रिस्क है और उसमें लॉसेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने बोला ना, जितना रिस्क उतना ही रिटर्न, रिस्क और रिटर्न का फैक्टर बराबर चलता है। अब आज के समय में 2023-24 का इनकम टैक्स स्लैब जो है टीडीएस का, वो ये है कि अगर आपकी सालाना सैलरी 7 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स कटेगा। अब 7 लाख के ऊपर आपकी सैलरी सपोज करो 8 लाख है, तो टीडीएस कितने अमाउंट पर कटेगा आपका? 1 लाख पर, ठीक है। 1 लाख पे कटेगा तो सपोज करो 10% आपका कट गया, तो 10% 1 लाख पे चला गया, कितना? 10,000 चला गया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 90,000 बच गया, क्योंकि उस 90,000 1 लाख का टैक्स दिया है तो 90,000, यानी आपके अकाउंट में कितने आएंगे? 7,90,000। 7 लाख तो इनकम फ्री थी, नॉन टैक्सेबल थी, टीडीएस नहीं कटा, और जैसे ही 8 लाख हुआ तो 1 लाख पे टैक्स जितना बना उतना दे दिया आपने सरकार को, बाकी का पैसा अकाउंट में आपके आ गया। तो ये आपका तरीका था सैलरी पर टीडीएस कटने का। इसी तरीके से रेंट का है कि रेंट से आपकी कितनी इनकम हुई, ठीक है। तो इसका एक स्लैब रेट है, चार्ट है, जो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि टीडीएस ऑन सैलरी कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो सैलरी का स्लैब यही है कि भाई 7 लाख से ऊपर की इनकम है अगर आपकी 9 लाख तक, 10% देना होगा। इसी तरीके से कहीं बैंक में पैसा जमा हुआ है आपका, आपने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है और 40,000 से, एक साल में 40,000 से ऊपर का ब्याज आपको मिल रहा है, यानी एक साल में अगर 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उस पर आपको 10% टीडीएस देना होगा। यानी कि 40,000 रुपए जो आपको मिले उसमें से 4,000 रुपए
टीडीएस कट गए, आपकी मेन इनकम कितनी हो गई भैया? 36,000। अब सपोज करो आप कहीं एम्प्लॉय रहे हो, आपका पीएफ कटता है, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जब आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको बेनिफिट देती है, इसका आधा पैसा ईपीएफ का क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। पहले 9% था, इस समय 8% है, बीच में 7% हो गया था कोविड के समय में, फिर सरकार ने बढ़ा दिया। 8% आपको फायदा दे रही है, यानी अगर आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में ईपीएफ के, तो 8 रुपये उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 1 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 108 रुपये। तो टीडीएस क्या करती है, कंपनी ईपीएफ जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है, आधा पैसा आपकी सैलरी से जाता है और आधा पैसा कंपनी जमा करती है। सपोज करो आपका ईपीएफ का अमाउंट होता है सैलरी का, जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12.75%, लगभग 12%। आपका 1200-1250 रुपये ईपीएफ कटता है, यानी 600 रुपये आपकी सैलरी से कट रहे हैं और 600 रुपये एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी आपकी जमा कर रही है। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, जब आप सुन लो, जब आप ईपीएफ का पैसा निकालते हो, सपोज करो कहीं प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, घर बनवाना है, अचानक से किसी की दवाई का पैसा खर्च है, तो इसमें पैसा निकालना पड़ता है, जमा पूंजी। तो ईपीएफ भी एक किनारे पड़ा रहता है, सोचते हो भाई जमा कर दें हो जाएगा। तो अगर 50,000 से ऊपर की राशि आप निकालते हैं, अगर 50,000 से ऊपर की राशि आप निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, तो 10% उसका भी टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है जी, कंपनी 10% काट के देगी आपको, सरकार के खाते में चली जाएगी। यानी सरकार का तो फायदा कितना, देखो जैसे लग रहा है कि हम नहीं कमा रहे हैं, सरकार ही सारी कमाई ले रही है हर जगह से, बिजनेस से, इनकम से, टीडीएस से, हर तरीके से। तो इसलिए सरकार गरीब नहीं है, पर इसके लिए हमारे एम्प्लॉइयों को, हमारे देश के नागरिकों को इतना ताकतवर बनना होगा ना, अच्छे से पढ़ लिख पाए, हर जगह वो घुसे रहें, हर जगह वो घुसे रहें, बिजनेस में भी उनकी इनकम हो, सैलरी में भी इनकम हो, तब तो मजा आएगा, तभी तो आत्मनिर्भर होंगे। बिंदास लाखों रुपए कमाएंगे, 10,000 रुपये टैक्स देते रहेंगे, 90,000 आता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए नागरिकों को काबिलियत की जरूरत है, ना कि अशिक्षा, बेरोजगारी या नेताओं के आगे पीछे घूमने की जरूरत है। छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, नौकरी करें, जो भी करें, पर एक्टिव रहें। एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से करें। 4 लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे भेड़ चाल नहीं चलना होता, क्या 4 लोग जा रहे हैं तो भेड़ चाल नहीं चलना होता है, तुम्हें सुपरविजन करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है, भेड़ों की तरह कुएं में गिरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो, क्या समझे। मरना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब चमकोगे, फ्री में शाइनिंग नहीं मिलती है। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डील कराई है आपने, उस कंपनी ने आपको पैसा दिया, जैसे हम कमीशन बोलते हैं, दलाली, पर किसी भी कंपनी को प्रॉपर्टी दिलवाई आपने, या किसी को प्रॉपर्टी दिलवाई, उसने आपको कमीशन के रूप में 50,000 या कुछ भी दे दिया, तो कोई भी बड़ा अमाउंट, एक तय सीमा से अधिक का अमाउंट आपको मिलता है, तो उस पर सरकार को 5% टीडीएस आपको देना होगा। यानी आपके जो भी दे रहा है वो 5% कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन काट लेगा, यानी एक सोर्स और आ गया। यानी कोई भी आप कमीशन इनकम कर रहे हो तो देने वाला आपको जो पे कर रहा है, जिसके थ्रू आप पैसा पा रहे हो, वो 5% माइनस करके देगा। जिसका हेड है, जिसका हेलेजर बनता है टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन सिक्योरिटी, जब एक वर्ड आएगा। तो इस तरीके से टीडीएस के सारे सोर्सेज हैं जिसके नाम पे काटा जाता है आपका पैसा। यानी जैसे जीएसटी वाले अकाउंटिंग आप खत्म करोगे ना, तुरंत टीडीएस वाली अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब आप किसी को आपने प्रोफेशनल सर्विस खोली हुई है, कंसल्टेंसी खोली हुई है, आप एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या किसी भी तरीके का सलाहकार हैं, आपने अपनी फर्म खोली हुई है, तो जो भी आपकी इनकम हो रही है, एक तय सीमा से अधिक इनकम पर आपको टीडीएस देना होगा। जो भी आपको पे कर रहा है वो टीडीएस काट के देगा। अगर सपोज करो कोई छोटा व्यापारी टीडीएस नहीं जानता है, फिर भी आपको दे रहा है, चेक करके दे रहा है आराम से, तो आपको खुद टैक्स का अमाउंट आपको देना होगा।
एज ए इनकम टैक्स के रूप में। टीडीएस कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इनकम टैक्स के रूप में आपको पे करना होगा। ठीक है, आगे चल के जो टीडीएस आपने दिया हुआ है, जब आप इनकम टैक्स पे करते हो अपनी पूरी इनकम का, तो वो टीडीएस का अमाउंट जो है इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में दिखता है कि पहले से इतना टैक्स जमा कर रखा है, उसके ऊपर और टैक्स जमा कर दिया, तो डबल टैक्स नहीं, वो टैक्स वापस आपको रिटर्न हो जाएगा। वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जब इनकम टैक्स समझाऊंगा तब। ये सब टैक्सेशन की क्लासेज है, नहीं था ग्रेजुएशन में भी आएगा, पर इस तरीके से नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि आप ना समझ पाओ। मैं जो बता रहा हूँ आपको प्रोफेशनली बता रहा हूँ, जो ऑफिस में यूज होता है। जो टीचर्स बताते हैं आपको बीआरएस ना समझ में आए और तो छोड़ो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कितना छोटा पार्ट होता है, लेकिन वो तक आपको ना समझ आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, टीचर्स क्या होता है, लेंदी कोर्स के तरीके से बचाते हैं, तो बच्चे उड़ते उड़ते पढ़ते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल कोर्स वो बच्चा पढ़ता है जो प्रोफेशनली कुछ बनना चाहता है, बचकानी हरकतें जिसके दिमाग में ना हो, खुद जागरूक हो, टीचर को हाथ ना पकड़ना पड़े, सीख ले बेटा। समझ आई बात? तो बच्चों वाली बुद्धि में आप प्रोफेशनल कोर्स सीखने का विचार त्याग दें, या तो अपनी बुद्धि ठीक करें, सच्चाई को समझें। हमें करना क्या है, रुपयों में खेलोगे सीख जाओगे, मजाक नहीं, सच में कह रहा हूँ। बेड पर बिछा लोगे और उसी पे बैठे रहोगे नोटों पर, ये हालात होंगे टैक्सेशन सिस्टम सीखने पर। तो जो भी कंपनी के बुरे और अच्छे हालात के दौर में भी विश्वास बनाए रखा कस्टमर ने, तो कंपनी छोटा बहुत अपने लाभ का हिस्सा थोड़े के हिसाब से डिविडेंड के रूप में अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को देती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लास में। आगे मैं और आप लोगों को बताऊंगा टैक्स के बारे में, और इंटरनल ले जाऊंगा, डीप ले जाऊंगा, पर अभी आप इतना जान के आप रहें। और जो भी, वैसे तो इसकी वीडियो बनी है, जो भी डाउट अगर होंगे, आपको कोई वर्ड्स नहीं समझ आएंगे या दोबारा कुछ समझना होगा, तो आप इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउट होगा उसके लिए वर्ड डालोगे, प्रॉब्लम डालोगे, तो उस पर भी हम सोचेंगे और आपके लिए करेंगे।